वेलकम एवरीवन। तो इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट, पैसे के बारे में बात करेंगे। तो एज सच इसके अंदर चैप्टर के अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो आप बिना मेरे से पढ़े भी कर सकते हो। बस मैं आपको एक बार इसके क्वेश्चन करवाऊँगा ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। बाकी इसके अंदर और कोई दिक्कत वाली बात आएगी नहीं। सर होगा क्या कैश मैनेजमेंट के अंदर? तो देखो, अगर आपको कैश मैनेजमेंट करना है तो सबसे एक बेस्ट तरीका तो आप क्या करो, बजट बना के चलोगे। कितना पैसा कब आएगा, कितने पैसे की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो उतना पैसा किस तरीके से आप लेके आओगे, कहाँ से लेके आओगे, अगर ज़्यादा आ गया तो कहाँ इन्वेस्ट करोगे वगैरह सारा पहले से क्या करो, प्लान करके रखो। घर के अंदर करते ही है वैसे, ठीक है। और घर के अंदर क्या आप खुद भी करते ही होंगे। अब अगर बाहर रह रहे हैं तो उस केस के अंदर घर से फिक्स पैसा आता है जो 1 तारीख को आता है, 5 तारीख तक आप शहंशाहों की तरह जीते हो, ठीक है। तो उसमें ख़त्म हो जाता है। फिर 5 तारीख से लेके 30 तारीख तक मैनेज करते हो, जैसे तैसा करके दिन निकालते हो। फिर वापस 1 तारीख आती है, फिर वापस शहंशाह बन जाते हो, फिर 5 तारीख को वो। तो ये सारा चीज़ें अब करते आए हो, तो इसके अंदर कोई नई बात नहीं है कि आप कुछ नया चीज़ सीखोगे, ठीक है। बस इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना है कि भाई एक तो तरीका क्या है, कैश बजट, और दूसरा क्या है, अब लोगों ने कहा कि कैश का बैलेंस कितना रखना चाहिए। तो उसके लिए 2 थ्योरी है। एक विलियम जे बोल करके था, उसने थ्योरी दी, और एक मिलर और करके था, उसने थ्योरी दी। विलियम जे बोल जो था उसने तो थ्योरी कैसी दी, सेम जैसे आप जो EOQ की थ्योरी है ना, बस वैसे ही वैसे उसने सेम थ्योरी यहाँ पर दी कि √2 UP डिवाइडेड बाय S। U के मतलब उसने क्या किया, टोटल ओवरऑल जो पूरे साल भर कैश का जो डिसबर्समेंट होगा वो इनटू वो उसने कहा कि कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। उसी तरीके से सेम फार्मूला इसने बस थोड़ा सा उसको चेंज किया है, ठीक है। तो ये देखना एक मिलर, और उसने क्या थ्योरी दी, उसने कहा कि अगर कैश का बैलेंस है तो आप क्या करो, अलग अलग लाइन रखो, एक लेवल रखो, अपर लेवल एक लोअर लेवल, ठीक है, और उसके हिसाब से डिसाइड करो। तो वो दोनों थ्योरी है जो अपने को देखनी है किस तरीके से उन्होंने थ्योरी दी। बाकी इसके अंदर ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो ये चीज़ है, कैश फ्लो बजटिंग के अंदर शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है, ठीक है। कंट्रोलिंग पेमेंट मतलब कि कैश का अगर मैनेजमेंट करना था, पेमेंट जो है ज़्यादा जल्दी मत कीजिए, मारवाड़ी बन जाइए। जब तक आगे वाला रो ना दे तब तक पैसा मत दो, ठीक है। और 2 थ्योरी जो है वो पढ़नी है। तो इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कैश बजट के, तो ज़्यादा आपको दिक्कत वाली बात है नहीं। क्वेश्चन पे आते हैं सीधा इसके, ठीक है। प्रिपेयर द मंथली बजट फॉर 6 मंथ बिगनिंग फ्रॉम अप्रैल 2017। मतलब हमें कब का बनाना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का, ठीक है। एस्टिमेटेड मंथली सेल्स आर एज फॉलो। जनवरी में 1 लाख, फेब के अंदर 1,20,000, मार्च के अंदर 140, अप्रैल के अंदर 80, मई के अंदर 60, जून के अंदर 80, और इस तरीके से सेल दे रखी है। वेजेस एंड सैलरी आर एस्टिमेटेड टू बी पेबल, इस तरीके से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का दे रखा है। ऑफ द सेल्स 80% इज ऑन क्रेडिट एंड 20% ऑन कैश, ठीक है। तो अप्रैल की अगर सेल बात करें तो उसका कैश का पोर्शन कितना है, 1 लाख का 20%, मतलब कि कैश सेल कितना है 20,000, एंड क्रेडिट सेल कितना है 80%, मतलब कि 80,000। 75% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड विद इन 1 मंथ। अप्रैल की जो क्रेडिट सेल है उसका 75%, ठीक है, इसका 75% जो है विद इन 1 मंथ, मतलब अप्रैल का कब मिल जाएगा, मई में मिल जाएगा। तो 80,000 का कितना मिल जाएगा, 75%, 0.75, कितना 60,000 यहाँ मिल जाएगा। और जून के अंदर बैलेंस इन 2 मंथ, बाकी का 2 महीने मिलेगा, मतलब अप्रैल का मई में नहीं मिल के जून में मिलेगा। मतलब कितना हो जाएगा, 80,000 का 25%, 20,000, ठीक है। ये आपको एक रिलेशन है जो समझना है यहाँ पर, ठीक है। देयर आर नो बैड डेट्स, कोई बैड डेट्स वगैरह नहीं है। परचेज अमाउंटिंग टू ₹80% ऑफ द सेल्स एंड आर मेड ऑन क्रेडिट एंड पेड फॉर इन द मंथ प्रेसिडिंग द सेल। क्या करते हैं हम, जो परचेज है वो कितनी, जितनी सेल है उसका 80%। सपोज अप्रैल की जो सेल है वो टोटल सेल आपकी कितनी है, अप्रैल की टोटल सेल कितनी है आपकी 1 लाख है। तो इस 1 लाख का क्या है,
80% परचेज़ करेंगे, और वो जो परचेज उसका पेमेंट कब करेंगे, जिस साल सेल हुई है उससे पहले वाले महीने, मतलब कि अप्रैल का पेमेंट कब करेंगे, मार्च के अंदर करेंगे। ठीक है। द फर्म हैज़ 10% डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 1,20,000, इंटरेस्ट ऑन दीज हैज़ टू बी पेड क्वार्टरली ऑन जनवरी, अप्रैल एंड सो ऑन। कंपनी ने क्या कर रखे हैं, 10% डिबेंचर दे रखे कितने के, 1,20,000 के। तो 1,20,000 का 10% मतलब कि 12,000 है साल भर का। क्वार्टरली देते हैं, मतलब डिवाइड बाई 4, 3-3 हज़ार का ब्याज देते हैं। जनवरी में देते हैं, अप्रैल में देते हैं, मई जून जुलाई में देते हैं, और अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर देते हैं। ठीक है। तो अपने बीच में तो आएगा अप्रैल और जुलाई, तो इन दोनों में पेमेंट करना। द फर्म इज़ टू मेक एन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर 5,000 इन जुलाई 2017। जुलाई में 5,000 का आउटफ्लो और दिखाना। फर्म एड ए कैश बैलेंस ऑफ 20,000 इन अप्रैल 1, 2017 विच इज मिनिमम डिजायर्ड लेवल ऑफ कैश बैलेंस। एनी कैश सरप्लस डेफिसिट अबो बिलो दिस लेवल इज मेड अप बाय टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट और लिक्विडेशन ऑफ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट और टेम्परेरी बोरोइंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। वो कह रहा है कि हमारा अभी बैलेंस जो कितना 20,000, और हर मंथ के एंड पे हम क्या कर चाहते हैं, बैलेंस जो वो कितना हो 20,000 हो। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो वो पैसा एक्स्ट्रा निकाल के हम क्या कर देंगे, कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, और अगर कम बढ़ गया तो हम क्या कर देंगे, बोरो कर देंगे। क्लियर है। तो अब देखो, एक तो हमें क्या करना है, सेल जो है उसका पता करना है। तो अप्रैल की ये सेल है, मई की दे रखी है क्या, एक सेकेंड ना। अब देखो, अप्रैल की सेल जो है वो मई और जून तक इफेक्ट करेगी, मतलब कि 2 महीने बाद तक अफेक्ट करती है। तो उस केस के अंदर अपने को शुरुआत कहाँ से करनी होगी, अप्रैल से नहीं, अपने को कहाँ से, फेब से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। जनवरी के दे रखे तो जनवरी भी लिख के देते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ठीक है। सेल्स दे रखी है, जनवरी की वैसे ज़रूरत नहीं है पर एक बार लिख देते हैं, 1 लाख, फेब में 120, मार्च में 140, अप्रैल में 80, ठीक है, मई में 60, 80, जून और जुलाई में 1 लाख। ठीक है। इस सेल में से कैश सेल कितनी और क्रेडिट सेल कितनी। ठीक है। तो कैश सेल की बात करें तो 20% जो है वो कैश सेल, 80% क्रेडिट है, मतलब 20%। तो ये कैश कितना हो जाएगा, 20,000, क्रेडिट 80,000, 120 का 20%, 24,000 कैश, बाकी कितना हो गया, 1,20,000 इंटू 0.8, तो ये कितना हो गया, 96,000। वैसे 0.2, 1,40,000, 28,000। ठीक है। 80,000 इंटू 0.2, 16,000। ठीक है। अप्रैल मई तक का ही लिखते हैं, 60,000 इंटू 0.2, 12,000। ठीक है। बाकी का क्रेडिट 140 माइनस 28,000 कितना हो गया, 112। 80,000 माइनस 16,000 मतलब क्रेडिट कितना, 64,000। 60,000 माइनस 12,000 कितना हो गया, 48,000। अभी तक हमने शुरुआत नहीं की, अभी तो हम वर्किंग नोट है। ठीक है। ये ऊपर हो जाएगा आपके कैलकुलेशन, इसको अलग कर दीजिएगा। अलग करने के लिए आप क्या कर सकते हो, डबल लाइन खींच दीजिए ताकि पता चल जाए आगे वाले को कि ये अलग लाइन है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को बजट तो कितने का बनाना है, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, और इस तरीके से बनाना। ठीक है। आगे वाले 6 महीनों का। ठीक है। तो कैश सेल किस में मिलेगी, जिस महीने में सेल होगी उसी वक्त मिल जाएगी। ये 16,000 कैश सेल्स इसी महीने में मिल जाएगी, ये 12,000 इसी महीने में मिल जाएगी। ठीक है। 80,000 का 20% कितना, 16,000, 64,000। ठीक है। तो ये 16,000 यहीं मिल जाएंगे। 1 लाख का ये 20,000, 80,000 तो 20,000 यहीं मिल जाएगा। ठीक है। क्रेडिट सेल जो भी है उसका क्या कहते हैं कि 75% क्रेडिट सेल में क्या है,
दो चीज़ें, 75% तो एक महीने मिल जाएगी, मतलब अप्रैल की क्रेडिट सेल है 64,000, उसका 75% कब मिल जाएगा, मई में मिल जाएगा, मतलब कितना 48,000। तो वैसा वैसा इस महीने में अप्रैल में किसका मिलेगा, मई का 75%, मतलब 1,12,000 का 75%, मतलब कितना 84,000, ठीक है। और वैसा वैसा अगर इसकी बात करें, मई का है 48,000 क्रेडिट सेल, तो उसका 0.75 मतलब 36,000, ये इस तरीके से मिल जाएगा। बाकी बचा 25% 2 महीने बाद में, मतलब कि अप्रैल का कब मिलेगा, मई में नहीं जून में मिलेगा, मतलब कि 64,000 इंटू 0.25 कितना 16,000 कब मिलेगा, जून में मिलेगा। तो वैसे वैसे मई का जो 1,12,000 है 1,12,000 है, उसका 25% कब मिलेगा, मार्च का, अप्रैल में नहीं मई के अंदर, ठीक है। तो कितना 28,000। तो वैसा वैसा जो वेब का क्रेडिट सेल है 96,000, उसका 25% कब मिलेगा, 0.25 मार्च के अंदर, सॉरी अप्रैल के अंदर कब मिलेगा 24,000। फरवरी का मार्च के अंदर नहीं मिलेगा और अप्रैल के अंदर मिलेगा कितना 24,000। तो इस तरीके से कैश सेल से जो है उससे पैसा रियलाइज हो जाएगा। बाकी क्या कहा है कि अप्रैल के अंदर जो सेल होगी उसका 80% जो है वो परचेज है और उसका पेमेंट उससे पहले वाले महीने में, मतलब कि अप्रैल का मार्च में। तो मार्च में कितना है 60,000, तो 60,000 का 80% 0.8 इस 48,000 का पेमेंट जो है वो कब करना है, सॉरी अप्रैल के बाद मई का जो पेमेंट है वो अप्रैल में करना है। जून का जो सेल है उसके लिए परचेज करेंगे, जून का जो सेल है 80,000, उसका 80% परचेज है और उसका पेमेंट उससे पहले वाले में। तो जून का मई में तो कितना 64,000, ठीक है, पेमेंट वाली साइड में। जुलाई में सेल कितने की 1 लाख, तो उसका 80% परचेज करना है और जिसका पेमेंट जून में करना है, तो ये 80,000 का पेमेंट, ठीक है। इस तरीके से पेमेंट हो जाएगा। तो ये रिसिप्ट हो गया, ये पेमेंट हो गया। उसके अलावा किसका ध्यान रखना है, एक इसका और एक इसका, ये इसका क्वार्टरली है जो कितना कितना है 1,20,000, इसका 1,20,000, इसका 10% कितना हो गया 1,20,000 का 12,000, ठीक है। 12,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्वार्टरली 3-3 हज़ार देने अप्रैल के अंदर पेमेंट हो जाएगा। एक तो अप्रैल के अंदर पेमेंट हो जाएगा और एक वापस कब हो जाएगा जून के अंदर, और एक वो सॉरी जुलाई के अंदर, और जुलाई के अंदर एक टैक्स का पेमेंट जो है वो और हो जाएगा। बाकी और किसका पेमेंट है, वेजेज एंड सैलरी का क्या कहा उन्होंने, एस्टिमेटेड टू बी पेएबल ही दे रखा है, तो सीधा वही लेस हो जाएगा 9,000 8,000 जो दे रखा है, और इस तरीके से आपका सरप्लस और डेफिसिट आ जाएगा। अब देखो जो अप्रैल है उसके अंदर बैलेंस कितना बचा है 64,000, ठीक है। कितना बैलेंस बचा 64,000 और ओपनिंग बैलेंस कितना है 20,000, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा टोटल, इसने सीधा किया, आप क्या कर दोगे टोटल बैलेंस एट एंड कितना हो गया 84,000, ठीक है। और फिर एक और लिख दोगे रिक्वायर्ड बैलेंस कितना 20,000, तो एक्सेस जो है वो कितना है 64,000, ऐसे क्या कर दो इन्वेस्ट कर दो। वैसे वैसे उससे नेक्स्ट वाले पीरियड के अंदर कितना है 20,000 पहले से था और 16,000 इस साल इस महीने और इनफ्लो हुआ ज़्यादा, तो 36,000, तो क्या कहेंगे 36,000, उसमें से 20,000 अपने पास रखना है, बाकी का 16,000 हम इन्वेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट ईयर में कितना माइनस का 22,000 है, बैलेंस चाहिए कितना क्लोजिंग 20,000, तो हम क्या करेंगे 20,000 ये और 20,000 वो, टोटल आपको कितना बोरो करना पड़ेगा 42,000 का क्या करना पड़ेगा बोरो, सॉरी 22,000 का बोरो करना पड़ेगा, सॉरी माइनस का 22,000 तो इस महीने में हुआ और 20,000 का ओपनिंग बैलेंस था, मतलब माइनस का कितना बचा 2,000। एट द एंड बैलेंस कितना है माइनस का 2,000। अब बैलेंस रखना कितना है क्लोजिंग 20,000 पॉजिटिव, तो उसके लिए हमें 22,000 का क्या करना है बोरो करना है। क्लियर है, कर लोगे। इस चैप्टर के अंदर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। इलस्ट्रेशन 7 है इजी लेकिन थोड़ा लेंथी है, इस वजह से पूरा तो करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और पूरा करने लायक क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है बहुत ईजी, लेकिन आपको बस एक बार इसमें कुछ समझना है किस तरीके से करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिपार्टमेंटल स्टोर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर द 3 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2019 मंथ वाइज कैश बजट ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट बेसिस, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड यूजेज ऑफ फंड फॉर द 3 मंथ पीरियड। कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस शुरुआत के अंदर दे रखा 1 जनवरी को,
ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दे रखा है, डेटर का बैलेंस दे रखा है, स्टॉक का दे रखा है, ट्रेड क्रेडिटर का दे रखा है, अदर क्रेडिटर का दे रखा है, डिविडेंड पेबल का दे रखा है, टैक्स ड्यू का दे रखा है, प्लांट का दे रखा है। फिर इसके बाद में दे रखा है सेल्स का बैलेंस, सेल कितने की दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है जो दे रखे हैं, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह दे रखा है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह दे रखा है, डेटर दे रखा है, स्टॉक वगैरह बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। डेप्रिसिएशन अमाउंटेड टू ₹60,000 इज इंक्लूडेड इन बजटेड एक्सपेंडिचर फॉर ईच मंथ। हर महीने के जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर कितने लिख रखे हैं ये यहाँ पर, तो इसमें से वो कह रहा है कि 60,000 जो वो कितने किसके डेप्रिसिएशन के, मतलब कि कैश कितना हो जाएगा, तो कैश के लिए आपको क्या कर दो, इसमें से 60 लेस कर दो, तो 315 माइनस 60 कितना हो गया कैश एक्सपेंडिचर 255, 270 माइनस 60, क्योंकि अपने को कैश बजट बनाना है तो अदर कैश तो मतलब नहीं है। 255 माइनस 60 तो कितना हो गया ये 195। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो एसेट अलग अलग तरीके की, कैश इन हैंड वगैरह तो चलो ठीक है, कैश इन हैंड का तो बैलेंस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, शुरुआत और क्लोजिंग का बैलेंस अपन कैलकुलेट करेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो इसका देखो 300 है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का तो आपको सीधा पता चल जाएगा, अगर इंक्रीज़ हुआ मतलब परचेज़ किया और डिक्रीज़ हुआ मतलब हमने उसको क्या किया, बेचा है। तो 300 था, फिर 700 हो गया मतलब 400 का परचेज़ किया, फिर 0 हो गया मतलब 700 में बेचा। अब कितने पे प्रॉफिट पे बेच सकते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट पे बेचा होता तो अपने को इन्फॉर्मेशन को एडिशनल देनी पड़ेगी, तो हम यही मानेंगे कि बुक वैल्यू पे सेल हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट का कर देंगे। अब डेटर से पैसा कितना रियलाइज़ हुआ तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब सेल्स दे रखी है तो हम पता कर सकते हैं कि भाई डेटर से कितना पैसा रिसीव हुआ, तो हम कह देंगे कि ये डेटर, तो हमें तो दोनों तरीके से देख सकते हैं कि भाई टू ओपनिंग बैलेंस, डेटर तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, इसने कहा कि मेरा ओपनिंग बैलेंस है 2570, पहले महीने की बात कर रहे हैं, बाय बैलेंस CD बता तेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो जनवरी के एंड पे उसने क्या कहा 31 को वो कह रहा मेरा कितना है 2600। हमने कहा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तुझे सेल कितने की अब सेल यहाँ पर दे रखी है कितने की 2100, नहीं दे रखा है कैश और क्रेडिट, तो हम क्या मान लेते हैं पूरा ही क्रेडिट मान लेते हैं। तो कहेंगे 2570 प्लस 2100 माइनस 2600, तो पेमेंट टू क्रेडिटर कितना है बाय कैश कितना 2070। ये पहले महीने का जनवरी का, वैसे वैसे फरवरी का और वैसे वैसे मार्च का, ठीक है। अब इसके बाद में ये डेटर का हो गया। अब स्टॉक से रिलेटेड कितना पेमेंट हुआ होगा या कितना रिसीव हुआ होगा, तो स्टॉक से रिलेटेड जो है वो कौन है, क्रेडिटर है। तो क्रेडिटर जो है वो कितने का पेमेंट करते हैं, परचेज के हिसाब से पेमेंट करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि पहले परचेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, स्टॉक से हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले परचेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम क्या कहते हैं कि ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग, तो क्या मिल जाता है आपको कंज्यूम, ठीक है। अब आपको P&L जो है बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें क्या दे रखा होगा, आपको कंज्यूम ही दे रखा होगा। ये कंज्यूम कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ सेल दे रखा है, वो कह रहा है 1635, जो कंज्यूम किया वो कितने का किया 1635। ओपनिंग कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है 1300, तो ओपनिंग 1300 प्लस परचेज कितना है पता नहीं, परचेज पता नहीं, लेस क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है जनवरी का, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 1200 माइनस 1200 इज इक्वल टू 1635। तो परचेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1635 माइनस 1300 प्लस 1200, ठीक है। तो ये हो गया 1635 माइनस 1300 प्लस 1200। तो इसकी परचेज कितनी हो गई जनवरी की 1535। तो वैसे वैसे फरवरी का कैसे कैलकुलेट करोगे, कंज्यूम माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ये ओपनिंग इधर आते से प्लस का माइनस हो जाएगा, क्लोजिंग इधर का माइनस का उधर जाते से प्लस हो जाएगा। वैसे वैसे फैब वगैरह का करोगे। फिर क्या करो, क्रेडिटर को पेमेंट कितना हुआ, तो क्रेडिटर का क्या कर दो, अकाउंट बना दो, बाय बैलेंस। पूछा क्रेडिटर भाई तुम्हारा शुरू का बैलेंस कितना, उसने कहा कि 2110 रुपये, सॉरी 2110 रुपये। हमने कहा लास्ट में बैलेंस कितना तुम्हारा, उसने कहा कि हमारा लास्ट में बैलेंस जो वो कितना है क्रेडिटर का 2000 रुपये, ठीक है। हमने कहा तुमसे परचेज कितना किया इस महीने, तो उसने कहा कि आपने किया साहब 1535। तो हमने कहा बाकी का तुम्हें क्या पैसा दे दिया होगा 1535 प्लस 2110 माइनस 2000, तो 1645
टू कैश 1645, ये हो जाएगा क्रेडिटर के पेमेंट के लिए। ठीक है, वैसे अदर क्रेडिटर किसके मानेंगे अपन, इसके मानेंगे किसके, ये एक्सपेंडिचर के। ठीक है, तो उनका भी शुरुआत का बैलेंस दे रखा है अदर क्रेडिटर का 200 का, और इस बार एक्सपेंडिचर हुआ 255 का, तो हम क्या कह देंगे कि 200 पहले के और इस महीने के हमने ये भी 000 में 200 पहले के और 255 का और एक्सपेंडिचर हो गया, तो कितने के 455 का पेमेंट करना था, जिसमें से 200 अभी भी क्लोजिंग में बाकी है देना, मतलब बाकी का क्या कर दिया होगा, पेमेंट कर दिया होगा। ठीक है, वैसे और एसेट है डिविडेंड पेबल, तो इसका तो बैलेंस चेक करके अगर ज़्यादा हो रहा है, सॉरी डिविडेंड पेबल तो एक ही है, 485 का बैलेंस था और फिर वो यहाँ से नहीं है, मतलब फेब के अंदर पेमेंट हो गया। टैक्स ड्यू जो है उसका पेमेंट आपको पता करना होगा कितना पहले था और उससे कितना कम या ज़्यादा हो रहा है। प्लांट जो है वो डेप्रिसिएशन इग्नोर करके 800 का था, फिर 1600 का हो गया, मतलब कि हमने 800 का और ख़रीद लिया, फिर 1550 हो गया, मतलब 50 का सेल कर दिया। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, कैश बजट बन जाएगा। और ये जो है फंड फ्लो स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग सिर्फ डेप्रिसिएशन ही है। ठीक है, सेल ऑफ प्लांट सोर्स के अंदर जो पैसा आया उससे। ठीक है, और वर्किंग कैपिटल के अंदर अगर डिक्रीज हुआ है तब तो क्या करेंगे, ऊपर की साइड में ऐड कर देंगे, और अगर डिक्रीज हुआ है तो उस केस के अंदर ऐड कर देंगे, और अगर इंक्रीज होता है तो हम क्या कर देते, फंड फ्रॉम ऑपरेशन में से लेस कर देते हैं। ठीक है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी कर देंगे। क्लियर है, क्वेश्चन हो जाएगा, ये इजी क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर हाथ से ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि कैश इस जो है ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट का, इसका क्वेश्चन एक बार अगर हाथ से ट्राई कर लोगे तो आपको कहीं दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है नहीं, बस बजट बनाना, अब उसमें कुछ ज़्यादा सिखाने लायक कोई चीज़ है नहीं, तो यूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट करें उससे मतलब नहीं, एक बार आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इलस्ट्रेशन 8, यू आर गिवन बिलो द P&L अकाउंट फॉर द 2 ईयर फॉर ए कंपनी। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 80 लाख, और ये इस तरीके से रॉ मटेरियल दे रखा है, स्टोर दे रखा है 1 और 120, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे रखा है 1 और 160, अदर एक्सपेंडिचर दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है, सेल दे रखा है, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। ठीक है भाई, सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 12 लाख इन ईयर 3, वो कह रहा है कि ईयर 3 जो है उसमें क्या हो जाएगी, सेल जो है वो कितने हो जाएगी, 12 लाख हो जाएगी। ठीक है भाई, एज ए रिजल्ट उसकी वजह से अदर एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 5 लाख बिसाइड्स अदर चार्जेज, वो कह रहा है कि अदर एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हो जाएंगे, सॉरी 50 लाख से बढ़ जाएंगे, मतलब अदर एक्सपेंसेज ईयर 3 में कितने हो जाएंगे, 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, ओनली रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक, रॉ मटेरियल जो है वो सिर्फ स्टॉक के अंदर है। ठीक है, देखते हैं, अज्यूम सेल्स एंड परचेज आर इन कैश टर्म एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू बी गो अप बाय द सेम अमाउंट एज बिटवीन ईयर 1 एंड 2। ईयर 1 से ईयर 2 में जिस अमाउंट से चेंज हुआ है, एक्सपेक्टेड टू बी गो बाय सेम अमाउंट, उसी अमाउंट से बढ़ेगा, मतलब कि 1 करोड़ से 1 करोड़ 50 लाख हुआ है, मतलब 50 लाख से इंक्रीज हुआ तो उतने ही अमाउंट से और बढ़ेगा, मतलब कि 150 प्लस 50 लाख मतलब 2 करोड़ हो जाएगा। समझ आ रही बात, कितना हो जाएगा, 2 करोड़ हो जाएगा, ये 12 करोड़ है। ठीक है, यू मे एज्यूम दैट नो डिविडेंड इज बीइंग पेड, आप ये मान सकते हैं कि कोई डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी कैन यूज 75% ऑफ कैश जनरेटेड टू सर्विस ए लोन, वो कह रहा है कि 75% जो भी पैसा आएगा वो हम क्या कर देंगे, लोन के पेमेंट में लगा देंगे। कंप्यूट हाउ मच कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी अवेलेबल इन ईयर 3 फॉर दिस पर्पज, आपको पता करना है कि ईयर 3 के अंदर, ईयर 3 के अंदर कितना पैसा इसके लिए अवेलेबल होगा। तो अब देखो भाई, 3rd ईयर का ओपनिंग कितना हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, क्लोजिंग 1 करोड़ 50 लाख है, तो ये यहाँ कितना हो जाएगा ओपनिंग, क्लियर है, ओपनिंग स्टॉक तक तो आ गया। अब बचे रॉ मटेरियल, स्टोर और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये इन तीनों के बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान समझना होगा। ये क्वेश्चन वैसे अगर सही तरीके से देखा जाए तो क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट है, कैसे है वो भी मैं बता दूंगा। तो रॉ मटेरियल का तो हम क्या कर सकते हैं कि भाई रॉ मटेरियल परचेज तो पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि ईयर 2003 में कितना परचेज किया वो तो पता नहीं कर सकते, लेकिन हम ये पता कर सकते हैं कि कंज्यूम कितना हुआ है
ईयर 1 में और ईयर 2 में। सर उससे क्या पता चल जाएगा? उससे पता चल जाएगा सेल्स का कितना परसेंट है जो रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। कैसे सर? देखो फर्स्ट ईयर में ओपनिंग कितना था, 80 लाख था, फिर हमने क्या किया, कितने का परचेज़ किया, 3 करोड़ का परचेज़ किया, तो टोटल हो गया 3 करोड़ 80,000, जिसमें से 1 करोड़ का क्लोजिंग पड़ा है। मतलब कि फर्स्ट ईयर के अंदर कंज्यूम कितना किया, 2 करोड़ 80 लाख। वैसे ये 2 की बात करें तो ओपनिंग 1 था और परचेज़ किया वो, तो 5 करोड़, 5 करोड़ में से 5 में से कितना गया, 1 करोड़ 50 लाख गया, तो कितना बचा, 3 करोड़ 50 लाख। ठीक है, सेल्स कितने के, सेल कितने के, 8 करोड़ के, और यहाँ कितने के, 10 करोड़ के। तो आप क्या कह सकते हो कि कितने का कंज्यूम होता है? तो हम पता कर सकते हैं कि 2 करोड़ 80 लाख का कंज्यूम होता है कितने की सेल पे, 8 करोड़ की सेल पे। मतलब कि कितना परसेंट होता है, 35%। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 करोड़ का 35%। मतलब कि जितने का सेल होता है उसका 35% कंज्यूम होता है। तो थर्ड ईयर में भी कंज्यूम कितना होगा, 35%। तो थर्ड ईयर में सेल कितने के हो गए, 12 करोड़। तो 12 करोड़ का 35%, मतलब कितने का कंज्यूम होगा, 4 करोड़ 20 लाख। 4 करोड़ 20 लाख का कंज्यूम होगा। अब आपको पता है ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू क्या होता है, कंज्यूम होता है। तो परचेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंज्यूम प्लस परचेज उधर, ओपनिंग उधर जाते से क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। आपको पता है कंज्यूम कितना है, 4 करोड़ 20 लाख, माइनस ओपनिंग कितना है, 1 करोड़ 50 लाख, प्लस पर क्लोजिंग कितना है, 2 करोड़। तो ये 6.2 माइनस 1.5, तो कितना हो गया, 4 करोड़ 1 सेकेंड ना, कंज्यूम कितना होगा, 12 करोड़ का 35%, 4.2। हाँ ठीक है, कंज्यूम कितना होगा 4.2, तो परचेज कितना होगा 4 करोड़ 70 लाख, 4 करोड़ 70 लाख। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4 करोड़ 70 लाख। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों जगह जो है क्वेश्चन है जो गलत है। कैसे? देखो स्टोर का भी अब सेल से रिलेशन करना पड़ेगा। 1 करोड़ का होता है डिवाइडेड बाय 8, मतलब कितना परसेंट, 12.5% ईयर 1 में। ईयर 2 में कितना है, 1.2 डिवाइडेड बाय 10, कितना परसेंट है, 12% पे। ठीक है, तो क्या हम सेल का डिसाइड कर पा रहे हैं स्टोर कितना परसेंट होता है? नहीं। ठीक है, तो इस केस के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया कि ईयर 2 को उन्होंने क्या किया, अज्यूम किया कि जो ईयर 2 में वही ईयर 3 में। और वैसे ही अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को या ईयर 1 का मानना पड़ेगा या ईयर 2 का। तो ज़्यादा रिलेवेंट ईयर 2 का है, क्योंकि ईयर 2 नज़दीक है। तो हम मानेंगे कि ईयर 3 में भी 12 करोड़ का है, तो उसका 0.12, तो ये कितना, 1 करोड़ 44 लाख। और यहाँ पर भी देखो 1 डिवाइडेड बाय 8, तो पहले साल कितना है, 12.5%, दूसरे साल कितना है, 1.6 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, तो कितना है, 16%। तो क्या हम एक डिसाइड कर पाएंगे क्या कि 12.5% होता सेल का या 16%? नहीं। लेकिन फिर भी क्वेश्चन ने कहा, और वैसे अपने को भी यही करना पड़ेगा अगर ऑप्शन नहीं होगा तो, कि भाई जो लेटेस्ट ईयर होगा वही कंटिन्यू होगा। 0.16 कितना, 1 करोड़ 92 लाख। तो अपने को क्या मिल जाएगी, इनके प्रॉफिट एंड लॉस मिल जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसा कैसा फॉर्मेट बना देंगे, बाकी का सारा हो जाएगा। मिसलेनियस इनकम में अब कुछ नहीं दे रखा था, हम यही मानेंगे। और डेप्रिसिएशन भी है जो सेम मानेंगे, और इसके हिसाब से हो जाएगा। और उसके बाद में कैश कितना हो जाएगा, तो नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम, और उसके अलावा ये हो जाएगा। बाकी इसमें और कोई सेल और प्लांट वगैरह कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, जो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। प्राची लिमिटेड इज थोड़ा सा अलग है, इसको पूरा समझ लीजिएगा, थोड़ा समझिएगा। प्राची लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग
company producing and selling a range of cleaning products to wholesale customer. It has 3 supplier and 2 customer. Prachi Limited relies on clear fund forecast to manage its cash. You are accounting technician of company and has been asked to prepare a cleared fund for forecast of period Monday 7th August to Friday 11th August 2019. Inclusive, you have been the following इन्फॉर्मेशन। आपको मंडे 7 अगस्त से लेके फ्राइडे 11 अगस्त तक कितना कितना पैसा आएगा और कितना कितना पैसा जाएगा वो सर आपको बताना है। देखो, जो हमारे 2 कस्टमर हैं डब्ल्यू लिमिटेड और एक्स लिमिटेड, डब्ल्यू लिमिटेड को हम क्या करते हैं 1 महीने का क्रेडिट देते हैं, फिर वो पेमेंट किससे करते हैं BACS बैंकर्स ऑटोमेटेड क्लियर सर्विस, ठीक है। तो उनको 1 महीने का क्रेडिट देते हैं, मतलब कि 7 जुलाई जो है उसको अगर सेल करेंगे तो उसका पेमेंट कब होगा 7 अगस्त को, और 7 अगस्त का पेमेंट कब होगा 7 अगस्त के 1 महीने बाद, मतलब 7 अगस्त के बाद में क्या था सितंबर, ठीक है। तो अपने को तो अगस्त में बनाना है, तो ये अपने लिए काम का नहीं, अगस्त का जो है वो काम का नहीं, अपने लिए जुलाई का काम का, क्यों जुलाई का अगस्त में मिलेगा। एक्स लिमिटेड जो है उससे कैसे पैसा लेते हैं, चेक से लेते हैं, और उसको कोई क्रेडिट नहीं है, मतलब कि 7 अगस्त का जो है वो कब मिलेगा, अगस्त में मिलेगा, यही काम का। जुलाई का जो है वो जुलाई के चेक से ले लेंगे, तो जुलाई का अगस्त से में नहीं आएगा, ठीक है। अपने को अगस्त में भी 7 से लेके 11 तक। रिसिप्ट ऑफ मनी बाय BACS इज इंस्टेंटली, मतलब कि ये जो पैसा है 7 जुलाई का जो 7 अगस्त को वो ट्रांसफ़र करेगा वो ऑन द स्पॉट होगा, मतलब कि 7 अगस्त को ही 1,30,000 आ जाएंगे। तो ये 7 अगस्त को जो बना रखा है वहीं पर क्या हो जाएगा 7 अगस्त को 1,30,000 आ जाएगा, 1,30,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक्स लिमिटेड चेक बीन पेड इनटू प्राची लिमिटेड बैंक ऑन द सेम डेट। अब 7 अगस्त को सेल किया और 7 अगस्त को उसने चेक दिया, हाथों हाथ हमने जमा करवा दिया। डे एज ऑन द सेल इज मेड एंड विल बी क्लियर्ड ऑन द 3rd डे फॉलोइंग दिस एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ पेमेंट। तो 7 को छोड़ के उससे तीसरा दिन, मतलब 8, 9 और 10 तारीख को पैसा आएगा, तो उसका 10 अगस्त को इसका पैसा आ जाएगा, ये 1,80,000, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, बस उसको थोड़ा सा पढ़ना ध्यान से। पेमेंट ऑफ क्रेडिटर पेमेंट टू सप्लायर, ए लिमिटेड को 1 महीने बाद देते हैं, बी लिमिटेड को 2 महीने बाद देते हैं, और सी लिमिटेड को हाथों हाथ देते हैं। तो ए लिमिटेड को 1 महीने बाद देते हैं, मतलब कि 7 अगस्त का कब देंगे, 7 अगस्त से सितंबर में देंगे। जुलाई का कब देंगे, अगस्त के अंदर देंगे, और जून का कब देंगे, जुलाई में देंगे, तो ये अगस्त में नहीं आएगा। इसको 2 मंथ है, मतलब कि अगस्त का सितंबर अक्टूबर में देंगे, और जुलाई से अगस्त सितंबर में देंगे, और जून का जुलाई और अगस्त के अंदर देंगे, तो ये अगस्त में आने वाला है। सी लिमिटेड का चेक है और वो कोई क्रेडिट पेड नहीं है, मतलब अगस्त का अगस्त में देंगे, जुलाई का जुलाई में देंगे, और जून का जून में देंगे। प्राची लिमिटेड एज सेटअप है स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर 45,000 इन ए मंथ टू पे। ये इसमें क्वेश्चन के अंदर बाद में ये भी पूछा है कितना कितना पैसा है जो आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। ये बी वाला है जो पैसा मिला कब 7 को, ठीक है, और क्लियर कब हुआ 7, 8, 9 और 10। तो 7, 8, 9 3 दिन ये क्या रहेगा अपने रिसिप्ट के अंदर 1,80,000 का पेमेंट ड्यू रहेगा, मतलब कि पैसा आ चुका है लेकिन अपने बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। वो साथ में पूछा इसलिए उसको साथ में बना दीजिए। क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद में करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। वैसे क्वेश्चन पहले एक बार पूरा पढ़ ही लेना, फिर उसकी रिक्वायरमेंट जो इम्पोर्टेंट तरीके से मतलब ध्यान से पढ़ के फिर बाकी बाद में क्वेश्चन शुरू करना चाहिए। प्राची लिमिटेड का स्टैंडिंग ऑर्डर जो है फॉर 45,000 ए मंथ टू पे फॉर सप्लाईज फ्रॉम ए लिमिटेड, दिस विल बी लीव प्राची बैंक अकाउंट ऑन 7 अगस्त। वो कह रहा है ए लिमिटेड से हम जितना भी करते हैं ना उसके लिए 45,000 रुपये हम 7 अगस्त को प्राची लिमिटेड को देते हैं। एवरी फ्यू मंथ एंड एडजस्टमेंट इज मेड टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सप्लाईज परचेज, यू डू नॉट नीड टू मेक दिस एडजस्टमेंट। वो कह रहा है कि हम क्या करते हैं प्राची से परचेज करते रहते हैं और हर महीने की हर बार 7 तारीख को हम क्या कर देते हैं उसको 45,000 रुपये पेमेंट देते हैं। फिर परचेज अगर ज़्यादा या कम हुआ तो फिर उसका एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब ज़्यादा या कम का पेमेंट वगैरह रिसिप्ट या पेमेंट जो भी है वो कर देते हैं। ठीक है, आपको अपने को कहा है कि उसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी, तो अपन तो सिर्फ इतना देखेंगे 7 अगस्त को हमें उसको 45,000 रुपये देने, ये 45,000 दे दिए। ठीक है, प्राची लिमिटेड सेंट आउट बाय पोस्ट चेक टू बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड ऑन 7 अगस्त। द अमाउंट विल लीव द बैंक अकाउंट ऑन द सेकंड डे फॉलोइंग दिस एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ पोस्टिंग। 7 को भेजा, वो कह रहा है सेकंड डे, मतलब कि 7 को छोड़ के 8 और 9वें दिन 9 तारीख को क्या होगा वो पेमेंट है जो उनका होगा। तो उनका कितना पेमेंट होगा, इसका 75,000 और इसका 95,000 कब होगा 9 तारीख को।
75,000 और 95,000 9 तारीख को। क्लियर है। उसके बाद में क्या लिखा है, वेजेज एंड सैलरी, वीकली वेजेज और मंथली वेजेज। बस क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से और फिर करना है। फैक्ट्री वेजेज, वर्कर आर पेड कैश वेजेज वीकली, दे विल बी पेड 1 वीक्स वेजेज ऑन 11 अगस्त फॉर द लास्ट वर्क डन इन जुलाई। वो कह रहे हैं जुलाई में जितना काम किया उन्होंने उसका हम क्या देंगे 11 अगस्त को। तो जुलाई में उसने कितने का काम किया 12,000 का, तो 11 अगस्त को क्या कर देंगे, कितने का 12,000 का था ना, 12,000 का 11 अगस्त को हम पेमेंट कर देंगे। ये लो 12,000 का 11 अगस्त को पेमेंट कर देंगे। ऑल द ऑफिस वर्कर आर पेड सैलरी मंथली बाय BSES, सैलरी फॉर जुलाई पेड ऑन 7 अगस्त, जुलाई की 7 अगस्त को कर देंगे। तो 56,000 7 अगस्त को पेमेंट हो जाएगा। ये 56,000 7 अगस्त को पेमेंट हो जाएगा। एवरी मंडे मॉर्निंग द पेटी कैशियर विड्रॉ 200 फ्रॉम द कंपनीज बैंक अकाउंट फॉर द पेटी कैश। हर महीने की एक सोमवार को हर मंडे मॉर्निंग को क्या करते हैं 200 रुपये ले जाते हैं। तो मंडे का 7 तारीख को ही, तो 2 तारीख मंडे को क्या हो जाएगा 200 रुपये का पेटी कैश के लिए आउटफ्लो हो जाएगा। अब पेटी कैश से वो एक्सपेंडिचर करेगा, उसमें अपने को एंट्री करने की जरूरत नहीं। द मनी लीव प्राचीज बैंक अकाउंट स्ट्रेट अवे। द रूम कैशियर पेड ₹30 फ्रॉम पेटी कैश एवरी वेडनेसडे मॉर्निंग। अब वो 30 पेटी कैश में से दे रहा है, तो अपन पेटी कैश का वो अकाउंट नहीं बना रहे, अपन मेन अकाउंट बना रहे। तो अपने यहाँ से 200 गया, उसी दिन हमने एंट्री कर दिया। वो आगे जब एक्सपेंडिचर करेगा तो वो अपने पेटी कैश बुक के अंदर एंट्री करेगा। ऑफिस स्टेशनरी विल बी ऑर्डर बाय टेलीफोन ऑन ट्यूसडे 8 अगस्त to be value of ₹300. This is paid for the company debit card. Such payment are जनरली seen to leave the company's account on next working day। मतलब 8 तारीख को हम क्या करते हैं 300 रुपये की परचेज करते हैं और 9 तारीख को पेमेंट करते हैं। तो 8 तारीख को हम 300 का परचेज करते हैं और 9 तारीख को 300 का पेमेंट करते हैं। ये 9 तारीख को 300 का पेमेंट करते हैं। क्लियर है। तो 8 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा 300 रुपये का अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा, मतलब पेमेंट किया लेकिन हमारा बैंक जो है वो छोड़ा नहीं। 5 न्यू सॉफ्टवेयर बीन ऑर्डर ओवर द इंटरनेट ऑन 10th अगस्त एट द टोटल कॉस्ट ऑफ ₹6500। द चेक विल बी सेंट आउट फॉर द सेम डेट। द अमाउंट विल लीव प्राचीज बैंक अकाउंट ऑन द सेकेंड डे फॉलोइंग दिस एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ पोस्टिंग। 10 को खरीदा, 11 और 12 को पेमेंट होगा। अपने को 11 तक का ही करना है, तो अपने को इसके बारे में एंट्री करनी नहीं है, लेकिन पेमेंट जो वो आउटस्टैंडिंग रहेगा 6500 का, तो वो अपन यहाँ पर लिख देंगे 6500 का यहाँ पर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर भी 6500 का आउटस्टैंडिंग। द बैलेंस ऑफ प्राइस लिमिटेड ऑफ बैंक अकाउंट जो वो 2 लाख है। दिस रिप्रेजेंट बोथ बुक बैलेंस एंड क्लियर फंड। प्रिपेयर्ड ए क्लियर फंड फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ 7 अगस्त टू फ्राइडे 7 तक का अपने को बनाना है। ठीक है। एक चीज़ अपन कौन सा भूल गए थे, 170 का जो है 170 का किसका था भाई पेमेंट, पेमेंट में 170 का किसका था 170 का, हाँ ये इनका 9 अगस्त का जो था उनका 7 तारीख से बाकी था। तो कितना है 75 प्लस 95,000, तो ये कितना था 170 का ये आउटस्टैंडिंग, मतलब हमने दे दिया था चेक लेकिन पेमेंट हुआ नहीं था 170 इस दिन ये 300 और हो गए थे। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। विलियम जे बोल ने बस ये फॉर्मूला दिया था जैसा EOQ गाइड 2 UPS डिवाइडेड बाय S ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैसे कैलकुलेट करना है, एनुअल डिस्बर्समेंट, फिक्स कॉस्ट पर ट्रांजैक्शन और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ₹1। ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है टोटल डिस्बर्समेंट आर ₹1,05,000 पर मंथ। बच्चा समझा है कि हमने ये तो कॉस्टिंग के अंदर गलती करनी छोड़ दी है। एनुअल चाहिए मतलब 1,05,000 इंटू 12,60,000, ये ध्यान रखना भाई एनुअल चाहिए, और 12,60,000 पर ईयर। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट ट्रांसफरिंग जो है टू डिसबर्समेंट ₹20 पर ट्रांसफ़र। वहाँ क्या होता है ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, यहाँ होता है पर ट्रांसफ़र ₹20। मार्केटेबल सिक्योरिटी 8% पर एनम, ₹1 पे कितना लगता है 8% लगता है। तो यहाँ पर क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट, यहाँ पर क्या होगा कॉस्ट ऑफ कैरिंग ₹1, तो ₹1 पे 8% मतलब कि कितना 0.08, तो ये 0.08 ये फॉर्मूला में रखा था आपको मिल जाएगी। ये किसने कहा था विलियम जे बोल ने कहा था कि भाई इस तरीके से आप क्या करो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पता कर लो, इकोनॉमिक कैश बैलेंस रखो और इतना बैलेंस है जो आप अपने पास रखो। और एक मिलर और आया उसने क्या कहा आप लेवल डिसाइड कर दो। हमने कहा कैसे, उन्होंने कहा एक तो मैक्सिमम लेवल डिसाइड कर दो, एक मिनिमम लेवल डिसाइड कर दो और एक
रीपॉइंट कर दो, ठीक है। हमने कहा मतलब उन्होंने कहा देखो सपोज ये आपका 15,000 15,000, ये आपका 20,000 और ये है 10,000। तो इस केस के अंदर क्या करो, इतना बैलेंस है, फिर बैलेंस सपोज बढ़ता गया, पैसा ज़्यादा आ रहा है और ज़्यादा कम रहा है, ऐसा करते करते फिर एक दिन इस लाइन को टच करेगा। जैसे इस लाइन को टच करे उस दिन वापस क्या हो जाना, यहाँ पर आ जाना। हमने कहा कैसे, उन्होंने कहा 20,000 हो गया, ज़्यादा पैसा हो गया, आप क्या कर दो, ये पैसा लेके कहीं इन्वेस्ट कर दो। और हमने कहा ठीक है 5,000 इन्वेस्ट कर देंगे। फिर उसने कहा हो सकता है कम होते होते आप यहाँ भी पहुँच जाओ। हमने कहा यहाँ पहुँच जाए तो उन्होंने कहा कि उस वक्त भी आप क्या कर देना, वापस यहाँ पे पहुँच जाना। मतलब हमने कहा कि अगर आपका बैलेंस 10,000 पे आ जाए तो उस केस के अंदर क्या कर देना, वापस 5,000 विड्रॉ करके 15,000 पे। तो ये इस तरीके से अपर लिमिट और लोअर लिमिट है जो रखो, और रीऑर्डर पॉइंट रखो। जैसे अपर लिमिट को टच करो, वापस पैसा एक्स्ट्रा है जो इन्वेस्ट करके रीऑर्डर पॉइंट पे आ जाओ, और जब कम हो जाए तो विड्रॉ करके वापस कहाँ आ जाओ, रीऑर्डर पॉइंट पे आ जाओ। ये है सब किसने कहा, मिलर और ने कहा, ये मिलर और की बात है। और इलस्ट्रेशन 11 जो है वो वर्किंग कैपिटल साइकिल जैसा ही है। वर्किंग कैपिटल साइकिल को हम क्या कह सकते हैं, कैश साइकिल कह सकते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ साइन ट्रेडिंग कंपनी। ऑन एन एवरेज डेटा आर कलेक्टेड अप टू 45 डेज। इन्वेंट्री ऑन एन एवरेज होल्डिंग पीरियड 75 डेज। क्रेडिट पेमेंट पीरियड जो है ऑन एन एवरेज 30 डेज, ठीक है। फर्म स्पेंड टोटल 120 लाख एनुअली एट ए कॉन्स्टेंट रेट। इट कैन अर्न 10% ऑन इन्वेस्टमेंट। कैश साइकिल कैलकुलेट करनी तो क्या कर देंगे, डेटर का कितना 45 डेज, इन्वेंट्री का कितना 75 डेज, क्रेडिटर का कितना 30 डेज। तो ये आ गया आपकी कैश साइकिल कितना 90 डेज, ठीक है। मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश टू बी मेंटेन टू मीट पेमेंट एंड बिकम एज दे बिकम ड्यू, कि कम से कम कितने का पैसा रखना होगा। तो जितना 90 दिनों में यूज होता है उतना पैसा। टोटल साल भर में कितना पैसा यूज होता है उन्होंने दे रखा है क्या, हाँ 120 लाख है जो पूरे साल भर में यूज होता है। तो 3 महीने में कितना यूज होगा 90 डेज़ के अंदर, तो 120 डिवाइडेड बाई, बस जाहिर सी बात है 120 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, कितने का बैलेंस रखना चाहिए अपने को 30 लाख का। समझ पा रहे हो कि 120 है जो 12 महीने में चाहिए होते हैं, तो 3 महीने में चाहिए उतना अपने को बैलेंस रखना होगा। फिर वो उसके बाद में क्या कहा, सेविंग बाय रिड्यूसिंग एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड 30 डेज। अगर इन्वेंट्री में होल्डिंग पीरियड 30 डेज हो जाए तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो नई ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो जाएगी 45 + 45 - 30, 75 है, उसमें से रिड्यूसिंग बाय 30 डेज 30 दिन से कम हो जाएगा, मतलब 75 से 45 हो जाएगा। तो अब होल्डिंग पीरियड कितना हो जाएगा 60 डेज हो जाएगा। तो उस केस में 120 जो है वो 12 महीने का, तो अब अपने को 60 दिन का मतलब 2 महीने का ही रखना होगा। तो कितना रखना होगा बैलेंस, कितना 120 डिवाइडेड बाई 6 कितना 20 लाख, और ये कितना 30 लाख। तो इस वजह से क्या हो जाएगा 10 लाख रुपए की आपकी बचत हो जाएगी। तो 10 लाख पे 10% के हिसाब से टोटल सेविंग हो जाएगी 1 लाख रुपये। ये आपका ट्रेजरी एंड कैश मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन मैं पर्टिकुलरली फिर कह रहा हूँ, इसको चैप्टर के क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा हाथ से, क्योंकि इसके क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, उस वजह से डाउट आ सकते हैं, फिर करते वक्त आपको दिक्कत आए, उससे अच्छा आप क्या करो, इसको एक बार हाथ से ट्राई कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।